ठीक, चलिए देखिए, पहले आपका जो है जो रोज का करंट अफेयर होता है उसका न्यूज होता है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले आप न्यूज को जो है ध्यान से देखिएगा, न्यूज बताऊंगा, उसके बाद जो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा उसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। पहला न्यूज हमारा जो है, अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक जो है दावोस में आयोजित की गई है। दावोस आपका पड़ता है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर, यहाँ पर आयोजित किया गया है इसको। और अगला हमारा जो है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, और अगला है, विक्टर एक्सेल्सन और आन यंग को इंडिया जो है इंडियन ओपन जो बैडमिंटन होता है उसके चैंपियन बन गए दोनों लोग। ठीक, खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की मेंस वुमेन्स टीम। तो मेंस और वुमेन्स दोनों टीम जो है खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। पहली बार आयोजित किया गया था इसको, कहां? दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज है, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया उजानी डैम। तो उजानी डैम को अभी जल्दी ही जो है स्थापित किया गया है, इसका निर्माण बहुत दिन से किया जा रहा था, तो इसको स्थापित किया गया कहां? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अगली न्यूज है। इसके बाद अगला न्यूज जो हमारा है, अंडमान के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है। तो महाराष्ट्र के अंदर ये आपका जो पहले ये ऑयल ज्यादा उत्पादित होता था, लेकिन हाल ही में इसको जो है अंडमान के अंदर जीआई टैग प्रदान किया गया। किसको? कोकोनट ऑयल। कौन सा है? वर्जिन कोकोनट ऑयल को। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में लागू किया गया यूनिवर्सिटी सिविल कोड। तो ये जो सिविल फोर्ट कोड है कहां पर लागू किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अगला है, जयंत चौधरी, ये जयंत नहीं जयंत, ठीक है, जयंत चौधरी ने दिल्ली में शुरू किया सोलर मोबाइल बैंड ट्रैकिंग यूनिट। तो सोलर मोबाइल बैंड ट्रैकिंग यूनिट को शुरू किया गया कहां? दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा? जयंत चौधरी के द्वारा। अगली न्यूज है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 35.1% की जो है वृद्धि हुई है। 35.10% की जो है वृद्धि की गई है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में। ठीक है, इसके बाद है, त्रिपुरा में मनाया गया कोक बोरोक दिवस। तो कोक बोरोक दिवस हर साल मनाया जाता है, इस बार जो है त्रिपुरा के अंदर इसको मनाया गया फिर कोक बोरोक दिवस। तो कोक बोरोक दिवस कहां पर? त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट न्यूज है, भारत के इसरो ने किया विकास इंजन का सफल परीक्षण। तो विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। इस इंजन का क्या नाम है? विकास इंजन। ठीक है, चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कितने % स्थिर रखी गई? बताइएगा। अभी पीछे बताया ना इसको, तो कितना %? पहला वाला 5.5%। भूल गए इतना देर में? नहीं तो वो तेज मैंने आपको पहले बताया था ना, पहले न्यूज होगा आपका। तो देखिए बताइए कौन सा है इसमें। तो देखिए अभी जो हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, ये जो वैश्विक आर्थिक मंच है ये कहां पे है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा के अंदर है। कहां पे? जिनेवा के अंदर। ये जो आपका वैश्विक आर्थिक मंच है, इसने जो रिपोर्ट जारी किया है, इसके अनुसार जो हमारा इस बार 2026 में जो विकास दर रहने वाला है, इसके अनुसार, इसके अनुमान के अनुसार कितना रहने वाला है? 6.5%। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए इस जो मंच है आपका वैश्विक आर्थिक मंच है ये, तो वैश्विक आर्थिक मंच कहा जाता है इसको। तो ये स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई है। ये स्थापित किया गया था 1971 में। और हाल ही में जो संभावना रिपोर्ट इसने दिया हुआ है, इसके अनुसार जो है 6.5% आर्थिक वृद्धि दर रहने वाली है भारत की। ठीक है, अगला जो हमारा है, और अभी इसी को देखेंगे आप, 6.5 तो IMF के द्वारा भी दिया गया है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसने भी यही 6.5% का अनुमान लगाया है। और आपके वैश्विक आर्थिक मंच ने भी यही जो है संभावना रिपोर्ट के अनुसार इतना अनुमान लगाया है कि 6.5% रहने वाला। ये दोनों जो है बार बार पूछा जाता, चाहे आपका IMF हो या आपका जो है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट हो, दोनों के ही ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 2026 में कितना रहने वाली है वित्तीय वर्ष? 6.5%। ठीक है, अगला है आपका,
हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया? तो किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। आप जानते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये हमारे यहाँ पहले से जो है इसको बैन कर दिया गया है ना। तो अभी दो याद रखिएगा, एक जो है अमेरिका के द्वारा इस पर बैन लगाया गया है, और इंडोनेशिया के द्वारा जो क्या किया गया है, इंडोनेशिया के द्वारा जो है 16 वर्ष के कम आयु के बच्चे को, 16 वर्ष के कम आयु के बच्चे को जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। जब भी पूछा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो इंडोनेशिया ने जो है बैन लगा दिया है। अब यहाँ पे जो बच्चे होंगे 16 वर्ष के कम आयु के बच्चे होंगे वो जो है सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते। बाकी इसके अलावा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कार्य किया है कि जो यहाँ के 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बैन लगा दिया गया है। दो देश याद रखिएगा, जल्द ही किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन लगा हुआ है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए जो है इंडोनेशिया ने भी सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है, ठीक है। बाकी अभी अमेरिका ने जो है टिकटॉक पर बैन लगा दिया, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ तो पहले से ही बैन है ना। अगला है महाकुंभ 2025 के लिए किस एआई टूल का निर्माण किया गया है? तो महाकुंभ 2025 में हमने कहा एआई टूल का निर्माण किया गया, तो उस एआई टूल का क्या नाम ये पूछा गया है, तो बताइए कौन सा है? कुंभा एआई टूल, उसका नाम क्या है पूछा गया आपसे? वाणी एआई टूल, सक्षम एआई टूल, और जो है भाषणी एआई टूल, क्या नाम है उसका? बी वाला। तो अभी हाल ही में हमने कहा महाकुंभ के अंदर कुछ कार्य किए गए हैं। आप देखोगे यहां पर जो है महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। महामृत्युंजय यंत्र, तो अगर आपसे पूछा जाए महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो प्रयागराज के अंदर, ठीक है। महाकुंभ के अंदर हमने कहा थोड़ा जो है आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ये जो है बड़ा सा एक भवन है उसी को स्थापित किया गया, उसका नाम रखा गया है महामृत्युंजय यंत्र, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर अभी हाल ही में जो है एक थाली और एक थाली एक प्लास्टिक, ये अभियान चलाया गया था आपका कुंभ के अंदर, ठीक है। तो महामृत्युंजय यंत्र के बारे में याद रखिएगा, इसको स्थापित किया गया है यहाँ आकर्षण के केंद्र को बनाने के लिए, और एक थाली एक प्लास्टिक अभियान चलाया गया। और अभी हाल ही में हमने कहा भाषणी नाम का एक जो है एआई टूल स्थापित किया गया है, इसका जो है यहाँ पर प्रारंभ किया गया इसको, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए एआई टूल कौन सा एआई टूल है, तो भाषणी एआई टूल है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं महाकुंभ जो है ज्यादा चर्चे में इस समय, तो ये भाषणी एआई टूल आप याद रखोगे। इसके बाद अगला है आपका, हाल ही में भारत के इसरो ने किस दरो इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो विकास जो इंजन है आपका, इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। आप जान रहे हैं इसरो जो है हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता है ना। इसरो कहाँ मुख्यालय है इसका? बंगलुरु में। कहाँ पे? कब स्थापित किया गया था इसको? 69 में, इसको 69 में स्थापित किया गया है, 1969 में, ठीक है। तो इसकी स्थापना वर्ष बहुत पूछी जाती है, किसको कब स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे 1969 में। बाकी इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु के अंदर है। और अभी आप जानते हैं इसको जो है स्पेसएक्स मिशन के बारे में जानते हैं ना। तो स्पेसएक्स मिशन जो है, ये इस मिशन को जो लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में, कब इसका जो है सफल परीक्षण, मतलब इसको जो है सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग की गई, किस तारीख को, और इसका उद्देश्य क्या है? स्पेसएक्स जो मिशन है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, किस रॉकेट के द्वारा? ये सैटेलाइट है ना हमारा स्पेसएक्स, तो किस रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया है? तो याद रखिएगा जब भी स्पेसएक्स मिशन के बारे में पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो डॉकिंग करना, ठीक है। डॉकिंग क्या होता है कि दो स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ना होता है अंतरिक्ष के अंदर, है ना। स्पेस में हमने कहा किसी दो सैटेलाइट को आपस में वहीं जोड़ दिया जाएगा, उसको रॉकेट के माध्यम से भेजा जाएगा, फिर आपस में उसको वहीं जोड़ा जाएगा, इसको कहा जाता है डॉकिंग। ये इसको डॉकिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो स्पेसएक्स को जो है डॉकिंग प्रक्रिया के लिए ही जो है लॉन्च किया गया था, और डॉकिंग किया गया, सफलतापूर्वक डॉकिंग किया गया, दो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ही जोड़ दिया गया है इसरो के द्वारा। ये जो है कार्य किया गया है, ठीक है। ये आसान नहीं होता, बहुत बड़ा कार्य है, इसरो के द्वारा जो है सफलता इसको प्राप्त किया गया है, सफल कार्य किया गया है। और इसके बाद देखोगे ये जो स्पेसएक्स भेजा गया था किसके द्वारा भेजा गया था? PSLV C60 के द्वारा,
ठीक है। तो बहुत आप देखोगे रॉकेट का ये ग्रुप है ना, ये जो सीरीज है PSLV जो आप सुनते हैं तो ये सीरीज है। PSLV आपका जो है 55 है, PSLV आपका 57 है, PSLV आपका 56 है। तो PSLV आपका 60 के द्वारा ही जो है इसको भेजा गया स्पेसएक्स मिशन को, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर, स्थापना 1969 के अंदर हुई है। स्पेसएक्स मिशन का उद्देश्य डॉकिंग करना, 2 स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में जोड़ना। उसके बाद PSLV जो आपका C60 है, इसी के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, भेजा गया, ठीक है, पछे पड़ गया इसका। तो इसमें कौन सा सही होगा? विकास दरो इंजन, अभी हाल में इसका भी विकास किया गया है। आप देखोगे अभी जल्दी में ही तो DRDO के द्वारा, DRDO ने जो हाइड्रोजन रेल इंजन बनाया है, एक हाइड्रोजन रेल इंजन, हाइड्रोजन रेल इंजन, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल इंजन है। इसकी हार्स पावर है 112, क्या कहते हैं 1200 हार्स पावर का। नॉर्मली क्या होता है, जो हाइड्रोजन इंजन होते हैं, सारे देशों के पास हाइड्रोजन इंजन नहीं है, 3-4 देश के पास है हाइड्रोजन इंजन, और उसमें से भारत 4 देश के अंदर भारत भी है। और ये जो है भारत ने हाइड्रोजन इंजन बनाया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, 1200 हार्स पावर इसकी क्षमता है। बाकी आप देखोगे तो इसके अलावा नॉर्मली 400-500 हार्स पावर का होता है, लेकिन भारत ने कितना बनाया है? लगभग डबल, है ना। तो जब भी पूछा जाए दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किसने किया है, तो भारत ने किया है, ठीक। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, है ना। ये जो कोक बोरोक दिवस है हर वर्ष मनाया जाता है, ये उत्सव है वहां का, कहाँ का? त्रिपुरा का, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो अन्य कुछ दिवस होते हैं जो आपसे पूछा जाता है, जैसे इस मंथ में देखेंगे ये सारे दिवस है। जैसे आप जानते हैं 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। बाकी उसके बाद 4 जनवरी को आपका विश्व बरेल दिवस होता है, और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है। 9 जनवरी को आपका क्या होता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। और उसके बाद आपको देखेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 14 जनवरी को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, है ना। 9 जनवरी को आपका राष्ट्रीय प्रवास, क्या कहते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और आपका 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 26 जनवरी, और उसके बाद गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी, ठीक है। बाकी उल्टा हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, अच्छा ऊपर दिया हुआ है ना इसका डेट, मैं नीचे देख लिया। तो 30 जनवरी यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है, ये आपका सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपका ठीक है, ठीक है। बाकी 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस। देखिए यहाँ पर आप देखोगे जनवरी में बहुत सारे और दिवस पड़ते हैं, लेकिन आप जब भी देखोगे यही सारे दिवस ज्यादा रिपीट करके पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसी में से जो ज्यादा रिपीट करके बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है किसी भी परीक्षा में, चाहे छोटा परीक्षा हो चाहे हमने कहा बड़ी परीक्षा हो, सब में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, दिवस के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो बाकी हर महीने का जो दिवस होता है उसको मैं रिपीट कराता रहता हूँ। आप देखोगे क्लास में हर महीने के आपके दिवस आएंगे, यही बार बार फिर दोबारा आएंगे, है ना। अगला हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा कहां पर सोलर मोबाइल बैंड ट्रैकिंग सिस्टम को प्रारंभ किया गया है? सोलर मोबाइल बैंड ट्रैकिंग सिस्टम, इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता। तो जब भी पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, आपके जो सोलर मोबाइल बैंड ट्रैकिंग सिस्टम है, इसका उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता को ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब डिजिटल साक्षरता, डिजिटल रूप से लोग ज्यादा साक्षर हों और डिजिटली ज्यादा एडवांस हो, उसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम, सोलर बैंड ट्रैकिंग सिस्टम एक तरह की गाड़ी है। उसके अंदर आप देखोगे तो वो जो गाड़ी जगह जगह जाके ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेगी? प्रशिक्षण देगी, किसके संदर्भ में? डिजिटल चीजों से संबंधित, ठीक है, प्रशिक्षण देगी उसका। तो ये सोलर बैंड ट्रैकिंग सिस्टम आपका इसीलिए शुरू किया गया है। तो कौन सा सही होगा इसमें? दिल्ली के अंदर। इसकी जो शुरुआत की गई कहां से? दिल्ली के अंदर। अगला हमारा,
हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? 33.11%, उसके बाद 45.11% और उसके बाद 31.11%। कितना बताइए? 33। पीछे भी बताए थे ना। उतना जल्दी जल्दी भी मेमोरी कैच नहीं कर पाया होगा ना। चलिए बताइए। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है इसमें जो है काफी अच्छी वृद्धि हुई अगर देखा जाए इस हिसाब से, तो 31.1% जो है इसमें वृद्धि देखी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में। अभी हाल में जो है आप देखोगे तो कॉफी निर्यात में भारत का कॉफी निर्यात में वृद्धि हुई है। तो कॉफी निर्यात में आप वृद्धि देखोगे तो लगभग हमने कहा 30% की हुई है, 30% की कॉफी निर्यात में। उसी के लगभग हमने कहा इसमें भी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है इसमें भी वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है दुनिया में, विश्व में? ब्राजील। हाँ, सैंटोस बंदरगाह कॉफी निर्यात के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है ना, सैंटोस बंदरगाह। और सैंटोस पड़ता है आपका कहाँ पे? ब्राजील के अंदर। तो जब भी पूछा जाए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है, वो ब्राजील है। और भारत के अंदर जो सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक है। और कॉफी का उत्पादन भारत ठीक ठाक मात्रा में करता है क्योंकि उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता जितना हिसाब से हमने कहा भी 30% की वृद्धि हुई उसके अंदर कॉफी के निर्यात में। ठीक है, तो कच्चा माल बाहर से मंगाता है लेकिन जो कॉफी होता है उसका उत्पादन करके कॉफी निर्माण करके उसका निर्यात करता है। ठीक है, तो कॉफी निर्यात में वृद्धि में 30% की वृद्धि हुई है। और उसी के हमने कहा लगभग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी वृद्धि हुई। अभी आप देखोगे कपड़ा जो है, कपड़ा निर्यात में, तो कपड़ा निर्यात में भारत का 6वां स्थान हो गया है। ठीक है, हाल ही में एक न्यूज के अनुसार कपड़ा जो निर्यात भारत करता है विश्व में कपड़ा निर्यात में भारत का 6वां स्थान हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। काफी निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 30% की। और मैंने कहा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? 31.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और भारत का कपड़ा निर्यात में जो स्थान है वो कौन सा है? 6वां स्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा सूती का उत्पादन कहाँ होता है? कॉटन का। सूती कॉटन को ही कहा जाता है ना, मुझे तो ऐसा ही पता है। बताइए। कपास जानते हैं ना, कॉटन उसी को कहते हैं। तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है विश्व में? कौन करता है? भारत में कौन करता है? महाराष्ट्र करता है? नहीं, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात करता है सबसे ज्यादा। वर्तमान में आप देखोगे तो महाराष्ट्र पहले था लेकिन अब जो है गुजरात जो है सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन करता है, कपास का उत्पादन करता है। दुनिया में देखेंगे सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कौन करता है? वो आपका चाइना करता है। ठीक है, चाइना। तो जब भी वस्त्र निर्माण में पूछा जाए वस्त्र का उत्पादन, तो तब भी चाइना करता है कॉटन का। और कॉटन जो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करता है। और भारत में जो है सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन, कपास का उत्पादन कौन करता है? वो आपका, ठीक है, वो गुजरात करता है। गुजरात के बाद आपका जो देखेंगे तो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक, इस तरह से क्रम होता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग जानते ना क्या होता है? जीआई टैग होता ना, क्यों दिया जाता है? किसके लिए? विशेष कार्य के लिए नहीं दिया जाता। विशेष कार्य का मतलब कुछ दूसरा हो जाता है। उत्पाद हो ना कोई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है ना इसको। तो देखिए ये जो जीआई टैग है, ये जीआई टैग प्रारंभ किया गया था 2003 में। कब? 2003 में। लेकिन इसको स्थापित किया गया 1999 में। जीआई टैग मतलब किसी उत्पाद को जो उस क्षेत्र विशेष का है, उस क्षेत्र विशेष का, जैसे मान लीजिए अगर सिकंदरपुर का कोई ऐसा उत्पाद है और काफी हमने कहा वो उसकी चर्चा होने लगती है और उसका जो उसकी गुणवत्ता है उच्च क्वालिटी की है, तो वहां के क्षेत्र के लिए उसको दिया जाएगा उसका, क्योंकि उस क्षेत्र का अधिकार है उस पर, मौलिक रूप से उस क्षेत्र का अधिकार होता है उस उत्पाद पे, इसलिए उसको दिया जाता है जीआई टैग। तो जीआई टैग की स्थापना जब भी पूछा जाए कब की गई है? 1999 में। लेकिन इसका प्रारंभ कब किया गया? 2003 से। और पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय।
और सबसे ज्यादा जो जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के उत्पादों को दिया गया है, आपसे ऐसा पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इसके पास इस समय 75 उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है, 75 उत्पाद है ना। तो जब भी पूछा जाए सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, तमिलनाडु। ठीक है, लगभग 58 उत्पादों के उसके पास है जीआई टैग के। तो याद रखिएगा जब भी वो पूछा जाए जीआई टैग के बारे में, सर्वाधिक किसको दिया गया है, उत्तर प्रदेश को 75 उत्पादों को। बाकी इसकी स्थापना 1999 में होती है। पहला कौन सा उत्पाद है, दार्जिलिंग की चाय। जैसे कुछ उत्पाद आपसे पूछा जाता है, अल्फांसो आम, अल्फांसो आम के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को, महाराष्ट्र को। जर्दालू आम, जर्दालू, जर्दालू आम का एक वैरायटी है। ये दोनों आम बहुत पूछे जाते हैं, जर्दालू आम और अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है। नहीं, जर्दालू आम के लिए जो है, जर्दालू आम के लिए बिहार को दिया गया है। बाकी जब भी अल्फांसो आम पूछा जाए किसको दिया गया है, तो महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, और बिहार में और कुछ उत्पाद देखेंगे, जैसे आपका पूछा जाता है मगही पान। देखिए बिहार में कुछ उत्पाद इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे एक प्रश्न आता है किसी भी परीक्षा में, और अगर आपका पीसीएस वगैरह का होगा तो 3-4 उत्पाद देके उसको मिलान करने के लिए देता है ना। जैसे आप देखोगे बिहार के अंदर, बिहार में जैसे खाजा, कतरनी चावल, कतरनी चावल। अभी हाल ही में दिया गया है भरवा मिर्च, भरवा मिर्च जानते ही जो होंगे इसको। ठीक है, और लीची, लीची, इन सारे उत्पादों के लिए जो है बिहार को जीआई टैग दिया गया है। जैसे आप देखोगे खाजा, कतरनी चावल, भरवा मिर्च और लीची। और इसके अलावा आप देखोगे तो एक और चावल है यहाँ पे, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो एक है आपका यहाँ मगही पान, मगही पान के लिए भी जो है बिहार को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो एक और चावल है यहाँ, याद नहीं आ रहा मुझे, उसको भी जीआई टैग दिया गया है आपका बिहार के लिए। तो खाजा और कतरनी चावल, भरवा मिर्च, लीची, मगही पान, इन सारे जो जीआई टैग दिए गए हैं, पूछा जाता है सारे, कभी किसी ना किसी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में जल्दी हमने कहा 2024 में दिए गए जो है इनको इस प्रकार से। बाकी आप जर्दालू आम याद रखिएगा, जर्दालू आम। ठीक है, इसको भी। और हाल ही में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ जीआई टैग दिए गए, जैसे आप देखोगे तो बनारस के अंदर, बनारस की शहनाई को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो तबला को दिया गया है। उसके बाद बनारसी ठंडई को दिया गया है, और आपका जो है तिरंगा बर्फी को दिया गया है। तो आप जब भी देखोगे तिरंगा बर्फी, इसके अलावा देखोगे आप तो मैंने कहा तबला और शहनाई, और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ के अंदर तो आपका जो है बनारस के अंदर ही एक है जो क्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग, और ये क्राफ्टिंग जो है आपका धातु क्राफ्टिंग कहते हैं इसको, धातु क्राफ्टिंग। ठीक, इन सारे उत्पादों को जो है बेसिकली बनारस के ही हैं, तिरंगा बर्फी, तबला और उसके बाद शहनाई के लिए क्राफ्टिंग, और इसमें धातु क्राफ्टिंग, इसके लिए दिया गया है जीआई टैग किसको, बनारस को। और खासकर उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो यूपी के अंदर है। ठीक है, हाल ही में अभी जल्दी ही दिए गए हैं सारे को। ठीक, तो ये कौन सा प्रश्न हमारा, वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसके लिए जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है, गोवा, केरल, अंडमान निकोबार, तो लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार नहीं, अभी पीछे बताया था ना मैंने, तो अंडमान निकोबार को जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हमारा। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में 8 हैं, और प्रदेश कितने हैं, हाँ, तो 28 हमारे जो है सामान्य राज्य हैं, बाकी 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हाल ही में जो है अभी कौन सा नया केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, कौन कौन से नए बने हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और उसके अलावा किसको किसको एक किया गया है। तो जो नए बने हैं आप याद रखिएगा, लद्दाख हमारा और जम्मू कश्मीर है, बाकी जो है दमन दीव और उसको दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है ना।
नहीं तो पहले 9 हुआ करते थे, तो अब कम हो गए। बाकी उधर जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब उसमें 2 हो गया, तो बाकी ये बराबर हो 8 है वर्तमान में, 28 स्कोर याद रखिएगा। बाकी लेटेस्ट जो है याद रखोगे आप। इसके अलावा देखिएगा कुछ जीआई टैग आप जब भी याद रखना, तो सितारा और तानपुरा के लिए किस राज्य को दिया गया है जीआई टैग? हाँ, अभी जल्दी ही दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र को दिया गया है। बाकी तंगेल साड़ी जो है ये कहाँ किसको दिया गया है? पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को तंगेल साड़ी के लिए। अभी एक जो है घरचोला को दिया गया है, एक घरचोला, इसको जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य का है? घरचोला के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? हाँ, गुजरात को दिया गया। ठीक है, गुजरात को। ये घरचोला हमने कहा बेसिकली जो है महिलाओं के लिए होता है, अपना जो है वस्त्र होता है, साड़ी जैसा होता है, उसको घरचोला कहते हैं वहां पर। तो गुजरात को घरचोला के लिए जीआई टैग दिया गया है। बाकी तंगेल साड़ी के लिए पश्चिम बंगाल को। बांचो लकड़ी एक विशेष प्रकार की उच्च क्वालिटी की लकड़ी होती है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, बाकी चींटी की चटनी, ठीक है, चींटी की चटनी लोग भी खाते हैं, तो आप देखे होंगे लाल वाली जो चटनी हमारे यहाँ माटा कहते हैं ना उसको, तो उसकी चटनी जो है उड़ीसा के जो है कुछ जनजाति के लोग खाते हैं, तो चींटी की चटनी है उड़ीसा राज्य को दिया गया है। ठीक है, बाकी हाँ जल्दी दिया गया इसको। काला जीरा चावल, काला जीरा चावल ये भी उड़ीसा का चावल है, इसको जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा का काला जीरा चावल। ठीक है, तो याद रखिएगा सितारा और तानपुरा के लिए महाराष्ट्र को दिया गया है, तंगेल साड़ी के लिए पश्चिम बंगाल को दिया गया है, बाकी घरचोला के लिए जो है वस्त्र है गुजरात को दिया गया है, बांचो लकड़ी उत्तराखंड को जीआई टैग, और चींटी की चटनी के लिए उड़ीसा राज्य को, और काला जीरा चावल के लिए जो है उड़ीसा राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे सुंदरबन शहद, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का है। बाकी अमरोहा ढोलक इसको दिया गया है, तो अमरोहा के अंदर, अमरोहा ढोलक को यूपी के अंदर, यूपी के अंदर इसको दिया गया है अमरोहा ढोलक को। और पिछवाई पेंटिंग जो है, ये पिछवाई पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? पुरानी कला है, बहुत पुरानी कला है, और इसको जीआई टैग दिया गया है, तो कहाँ की है? किस राज्य की? पश्चिमी, आपका पश्चिमी प्रदेश है, राजस्थान को दिया गया है। ठीक है, पिछवाई पेंटिंग जो है ये बहुत पुरानी कला है और बहुत मशहूर कला है पिछवाई पेंटिंग, तो इसके लिए राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। बाकी बैरीनाग चाय को जो है जीआई टैग दिया गया है। बैरीनाग चाय कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, बाकी किश्तवाड़ केसर जो है, किश्तवाड़ केसर को जो है जीआई टैग दिया गया, ये भी आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो याद रखिएगा सुंदरबन शहद के लिए पश्चिम बंगाल को, अमरोहा ढोलक के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है, पिछवाई पेंटिंग के लिए राजस्थान को, और बैरीनाग चाय के लिए जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया है। बाकी किश्तवाड़ केसर के लिए जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ठीक है, अब बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे ये सारे जो आपके हैं, जैसे ही कोई बात आएगी उसको रिपीट कर दिया जाएगा जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अगला है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी फोर्ट सिविल कोड लागू किया गया है? तो आप जानते हैं अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू करने वाला कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, और हाल ही में जो है यूनिवर्सिटी फोर्ट सिविल कोड, इसको भी किसने लागू किया है? उत्तराखंड ने लागू किया है। दो बातें याद रखिएगा, चाहे आपसे पूछा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, उसके बाद अगर पूछा जाए यूनिवर्सिटी फोर्ट सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में दावोस में आयोजित की गई वैश्विक इकोनॉमिक फोरम की 2 दिवसीय बैठक में किसने भाग लिया है? 2 दिवसीय नहीं, ये 5 दिवसीय है, बताइए कौन सा है? हाल ही में दावोस में आयोजित की गई वैश्विक इकोनॉमिक फोरम की बैठक, जो हमने कहा 5 दिवसीय बैठक किया गया है, इसमें किसने भाग लिया है? मतलब कौन जिसका नेतृत्व कर रहा है,
है, 4-5 लोग गए हैं, लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहा है ये पूछा गया है आपसे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। इकोनॉमिक फोरम में हाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है? तो इसके जो हमने कहा, इसके जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ये जो आपका डेलीगेशन भेजा गया है, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। कौन से मंत्री हैं, किस विभाग के? कौन से? रेल मंत्री। उसके अलावा कौन से मंत्री है? वाणिज्य मंत्री तो आपके पीयूष गोयल है। गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं? याद रखिएगा जब भी पूछा जाए गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री या वस्त्र मंत्री आपके गिरिराज सिंह हैं। बाकी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या हैं? कोयला मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ठीक है। बाकी आपके जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, ये क्या क्या हैं? तो आप देखोगे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो कौन भाग लेने गया है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जो आपकी वैश्विक इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय यात्रा है, तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो आपके वो क्या कहते हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है। बाकी जो मंत्रालय वगैरह होता है, बार बार जब किसी का नाम आएगा एक बार बता देंगे तो आपको धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा, ठीक है। 8-10 लोग होते हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है मंत्रालय के बारे में, जो प्रमुख लोग होते हैं। हाल ही में खबरों में रहा उजानी डैम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ये जो उजामी डैम हम अभी हाल में देखोगे यहाँ पर, तो हमने कहा 6 लोगों की डूबकर हत्या हो गई थी, इससे थोड़ा सा न्यूज में था। तो ये डैम कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चलिए अगला है, अभी अब एक हमारे यहाँ जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य एक योजना चल रही है, उसको कहा जाता है लिंक बेतवा परियोजना। लिंक बेतवा परियोजना। तो लिंक बेतवा परियोजना किस नेशनल पार्क के पास है? जो लिंक बेतवा परियोजना है, जो 2 राज्यों के मध्य हमने कहा इसका निर्माण किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो ये किस नेशनल पार्क के पास है? ये इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो जो लिंक बेतवा परियोजना है, तो आप जानते हैं बेतवा नदी के पास ना, और बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम क्या है? दौधन बांध। दौधन बांध। इस परियोजना के तहत हमने कहा लिंक बेतवा परियोजना जो है वो क्या कहते हैं? केन बेतवा। लिंक केन बेतवा है ना, 2 नदी होगी तभी तो जोड़ा जाएगा इसको, केन बेतवा। तो केन बेतवा जो परियोजना है, ये आपका इस पर बनाया गया जो बांध है हाल ही में, उसका नाम दौधन बांध है। और इस दौधन बांध देखोगे तो ये आपका पन्ना नेशनल पार्क के पास है। पन्ना नेशनल पार्क, आप जानते हैं ना पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो पन्ना नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये जो दौधन बांध यहीं पर बनाया गया है, लिंक केन बेतवा परियोजना। इस प्रोजेक्ट का निर्माण इसी के तहत किया जा रहा है। 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना, एक उत्तर प्रदेश और बाकी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन हमारा? हाल ही में किसके द्वारा इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब जीता गया है? इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब किसने जीता है? जब ओपन की बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला ओपन, जो अगर टेनिस में पूछा जाए सबसे पहला ओपन का आयोजन कौन सा होता है, किसका आयोजन होता है जो अभी चल रहा है इस समय? ओपन बैडमिंटन ओपन, उस क्या कहते हैं? टेनिस ओपन। टेनिस में कौन सा ओपन चल रहा है इस समय? टेनिस के अंदर 4 महत्वपूर्ण ओपन होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, बाकी आपका विंबलडन होता है, उसके अलावा कौन सा होता है? यूएस ओपन होता है। 4 ओपन होते हैं ना, तो 4 ओपन में सबसे पहले कौन सा होता है अभी जो चल रहा है इस समय? जनवरी में ही होता है हर बार, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना। जब भी पूछा जाए पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन।
और इसके बाद क्या होता है आपका फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है ना फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। और इसके बाद आपका क्या होता है विंबलडन होता है, जो ब्रिटेन के अंदर होता है, विंबलडन, विंबलडन। विंबलडन। उसके बाद आपका यूएसए ओपन होता है, जिसको यूएस ओपन कहते हैं। तो खास बात यह है कि इस बार के विजेता कौन है, सारे लोग 2024 के, अभी तो चल रहा है 2025 वाला, अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं इसका। 2024 में कौन कौन से लोग जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है पुरुष में और महिला में? देखिए 4-6 नाम रहते हैं, वही बार बार रिपीट करके आते हैं, क्योंकि 4-6 लोग रहते हैं, उसी में मिला के वही लोग जीतते रहते हैं, है ना, हर बार। तो आप अगर एक बार देखोगे तो बार बार उसी को देखते रहोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि 4-6 लोग होते हैं, वही बार बार मिला जुला के जीतते हैं। नाम सुने होंगे। बाकी कुछ लोग तो मान लो अब पुराने हो गए, जैसे रोजर फेडरर वगैरह, वो लोग तो चले गए। बाकी जो बचे हैं आपके नोवाक जोकोविच बचे हैं, कार्लोस अल्कराज बचे हैं, है ना, और जेनिक सिनर बचे हैं, यही 2-3-4 लोग बचे हैं। जब भी खेलेंगे जीतेंगे, लगभग यही लोग जीतते ही है। तो आप देखोगे जब ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, तो पुरुषों में आप देखो जेनिक सिनर, जेनिक सिनर पुरुषों में। महिलाओं में देखेंगे तो कौन जीता है इसको, तो आर्यन सबलिंका, आर्यन सबलिंका, ठीक है। तो जेनिक सिनर 2024 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जेनिक सिनर जीते हैं। और महिलाओं में कौन जीता है, आर्यन सबलिंका। कभी कभी आपसे देश पूछा जाता है, जेनिक सिनर किस देश के हैं, कहाँ के हैं जेनिक सिनर? इटली के, है ना। एक बार याद कर लो कि बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कहाँ के हैं? इटली के। और आर्यन सबलिंका कहाँ की हैं? बेलारूस की, बेलारूस, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो ये यूएसए ओपन जो है, यूएस ओपन जिसको कहा जाता है, इसके भी विजेता कौन है, जॉनिक सिनर, जॉनिक सिनर। और इसकी भी विजेता आर्यन सबलिंका है। कौन है? आर्यन सबलिंका, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले होता है उसके भी विजेता आपके जेनिक सिनर है, और महिलाओं में भी जो उसकी विजेता कौन है, आर्यन सबलिंका है। और जो अंत में होता है यूएस ओपन, उसकी भी विजेता कौन है, आपकी जेनिक सिनर है, और महिलाओं में भी उसकी विजेता कौन है, ठीक है। याद करने का ये सही तरीका होता है, जो सबसे पहले हुआ है, दोनों लोग सेम सेम है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपको याद रह सकता है, वैसे जो है उसी में आपका जो है मिक्स हो जाता है, याद नहीं हो पाता। उसके बाद फ्रेंच ओपन देखोगे तो इसके विजेता कौन है, कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज है, इसके विजेता है फ्रेंच ओपन के। और उसके बाद महिलाओं में देखेंगे तो ईगा स्विएटेक है। कौन है? ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक जो है पोलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की? ये पोलैंड की है। और ये जो कार्लोस अल्कराज कहाँ के? स्पेन के हैं। एक बार याद करना, बार बार आपको याद नहीं करना है। एक बार याद करेंगे, बार बार रिपीट होता रहेगा, खुद ब खुद याद होता रहेगा। एक बार ध्यान से देख लेंगे बस, ठीक है। फ्रेंच ओपन तो कार्लोस अल्कराज और ईगा स्विएटेक ने जीता है। और जो इसकी कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। बाकी ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है। उसके बाद आप देखेंगे विंबलडन। तो विंबलडन जो जीता गया है, ये भी आपका किसके द्वारा जीता गया है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो महिला विजेता है वो है आपकी बारबोरा क्राजिकोवा, बारबोरा क्राजिकोवा। और ये बारबोरा क्राजिकोवा जो है चेक रिपब्लिक देश की है ना। कहाँ की? चेक रिपब्लिक की। तो मैंने कहा यही जो 5-6 नाम होते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, यही लोग जीतते रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के एक ही लोग विजेता है, महिलाओं में पुरुषों में, और यहाँ पर भी वही लोग विजेता हैं। तो यही 5-6 नाम आप याद रख लोगे कि देश किसका है और विजेता किसके हैं। तो बार बार इसी में रिपीट होता रहता है, आगे पीछे होते रहते हैं। अब इस समय चल रहा है, यही सारे लोग खेल रहे हैं, है ना, जो इस समय चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जनवरी में हर बार होता है।
तो यही सारे लोग खेल रहे हैं, देखिए कौन वहां जीतेगा, तो वही जो है रिपीट कर देंगे इसी में से, ठीक है। तो बाकी मैं याद कराता रहूंगा आपको जब भी चीजें आएंगी ये। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री वाड़ी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कैमरा को तो मैं आज भूल ही गया। चलिए, प्रधानमंत्री वाड़ी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है पूछा गया है, बताइएगा। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नीति आयोग के द्वारा, दूरसंचार विभाग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा? कौन सा? ये वाला, डी वाला, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ये जो आपका वाणी स्कीम है, इसका उद्देश्य है जो है हाई ब्रांड सेवा प्रदान करना, उसके अलावा वाईफाई सुविधा प्रदान करना, वाईफाई बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है इस जो वाणी स्कीम है। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा, ठीक है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसने इसको लॉन्च किया है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मतलब दूरसंचार विभाग, इसके द्वारा ये वाणी स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है हाई ब्रांड सेवा उपलब्ध कराना, किसको? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खासकर, ठीक है। तो जब भी याद पूछा जाए वाणी ये कार्यक्रम जो है, स्कीम जो है किस विभाग के द्वारा? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अन्य योजनाएं पूछी जाती हैं जो चलाई जाती हैं राज्यों के अंदर। अम्मा और वत्स योजना, ये किस राज्य की योजना है? हाल ही में स्टार्ट की गई योजना 2024 के द्वारा। 2024 के पहले भी कुछ हैं, उसके बाद भी हैं, और नई कुछ हैं इसके अंदर। अम्मा वत्स योजना जो है ये सिक्किम की योजना है। अगर आप एक महीना जो है करंट अफेयर का क्लास कर लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, बार बार उसको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार रिपीट कराता रहता हूँ उसको। तो अम्मा और वत्स योजना जो सिक्किम सरकार की, एक विधायक एक पेंशन योजना जो है कहाँ की है? पंजाब सरकार की है, ठीक है, पंजाब की है। जीन बैंक परियोजना जो है, जीन बैंक परियोजना ये कहाँ की है? तो ये आपकी महाराष्ट्र सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है। बाकी काशी यात्रा योजना एक बार मैंने याद किया है, तब से मुझे अभी तक याद है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये बहुत ज्यादा रटना नहीं है आपको, ना तो इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी याद करने में, जैसे आप देखते रहोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जीन बैंक योजना महाराष्ट्र, काशी यात्रा योजना ये आपकी कहाँ की? कर्नाटक राज्य की है, कर्नाटक राज्य की है। बाकी इसके अलावा आप देखोगे, एक बार फिर से रिपीट कर लो, अम्मा वत्स योजना सिक्किम के अंदर, एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब के अंदर, जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र के अंदर, और काशी यात्रा योजना कर्नाटक के अंदर। और इसके अलावा आप देखोगे तो आपका सीमा दर्शन योजना जो है ये गुजरात की राज्य की योजना है, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है। उसके बाद चिराग योजना जो आपके हरियाणा सरकार की योजना है, हरियाणा सरकार की योजना चिराग योजना। और नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना वही हाल ही किसी परीक्षा में पूछा गया था, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है, हिमाचल प्रदेश की। बाकी मुख्यमंत्री मितान योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार। और उसके बाद ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना जो है ये आपकी हरियाणा सरकार की योजना है, ये भी हरियाणा सरकार की योजना है, ई अधिगम योजना, ठीक है। और उसके अलावा आप देखोगे विनय समरस योजना, विनय समरस योजना ये आपके कर्नाटक सरकार की योजना है, कर्नाटक की, ठीक है। तो सीमा दर्शन योजना गुजरात राज्य की योजना है, चिराग योजना हरियाणा सरकार की, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, और अधिगम ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार की योजना है। बाकी विनय समरस योजना जो है कर्नाटक सरकार की योजना है। इसके अलावा आप देखोगे तो लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश सरकार की है, मध्य प्रदेश। और इसी के जैसा एक है लाडला भाई योजना, वो महाराष्ट्र सरकार की है, ठीक है। लाडला भाई, लाडला ये पहले शुरू की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना काफी, हमने कहा पूरे भारत के अंदर ये योजना काफी फेमस है, शिवराज सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो लाडला भाई योजना ये महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। बाकी चिरंजीवी योजना है, ये चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की है, राजस्थान के। और कौशल्या मातृत्व योजना जो है, कौशल्या मातृत्व योजना ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार की है, छत्तीसगढ़। और एनम एजुधूम योजना जो है, एनम एजुधूम योजना ये भी आपकी कहाँ की है?
तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है। और आपका महिला निधि ऋण योजना, महिला निधि ऋण योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है, राजस्थान के अंदर। और आपकी जीवला ऋण योजना, जीवला ऋण योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो मैं पढ़ाता रहता हूँ तो बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तो मुझे जो है याद हो जाता है, वैसे बार बार आप देखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार, चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की, एनम एजुधूम योजना तमिलनाडु सरकार की, महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार की, बाकी जीवला ऋण योजना जो है महाराष्ट्र सरकार की योजना है। चलिए, तो इतने थे आज के आपके करंट अफेयर में, तो मिलेंगे अगले क्लास में। तो आप जो है इसको रिपीट करते रहिएगा बार बार, तो क्लास भी देख लेना, बार में जो रिकॉर्डेड रहेगा उसको देख लेना, याद रहेगा। बाकी मैं पूछता रहूँगा क्लास में, तो थोड़ा सा तैयारी करके आइएगा, जब भी कुछ पूछूँ तो आप जो है उसको बता पाएँ, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको